नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम बात करेंगे डबल बेडरूम को लेकर चल रही सियासत पर, साथ ही हैदराबाद में बढ़ते जराइम पर, ख़ासकर जो खुलेआम मर्डर्स हो रहे हैं उस पर एक हम ख़ास रिपोर्ट आपको पेश करेंगे। इसके अलावा कई और अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात डबल बेडरूम हाउसिंग की। TRS हुकूमत के लिए डबल बेडरूम मकानात का मामला गले की हड्डी साबित हो रहा है। पिछले चंद दिनों से ये मामला रियासत की सियासत पर छाया हुआ है। हुकूमत कह रही है कि उसने लाखों डबल बेडरूम यूनिट्स तामीर किए हैं, जबकि कांग्रेस कायदीन का कहना है कि सिर्फ चंद सौ यूनिट्स कायम करके हुकूमत सिर्फ तशहीरी मुहिम में लगी हुई है। इस पर जारी सियासत अब GHMC इंतखाबात के पेश नज़र मज़ीद गर्म हो गई है। KTR, तलसानी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, कोप्पुला ईश्वर और दीगर TRS कायदीन इस सियासी हंगामे का हिस्सा बन चुके हैं। बहस यह है कि हुकूमत के मुताबिक हैदराबाद और शहर के नवाही इलाकों में लाखों डबल बेडरूम यूनिट्स तामीर हो चुके हैं। कांग्रेस कायदीन ने सबूत तलब किया और कहा कि आवाम को इन यूनिट्स की तफसीलात बताई जाए। TRS जो अब तक अपोजिशन जमातों को हर मसले पर सख्त जवाब देने के भरम में थी, इस मामले में बैकफुट पर नजर आती है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मल्लू भट्टी विक्रमार्का को दावत दी और यूनिट्स का दौरा करवाया, लेकिन यूनिट्स की तफसीलात नहीं बता सके। 1 लाख यूनिट्स का जो दावा किया जा रहा है वो खोखला और खाली साबित हुआ। इस मामले पर कांग्रेस ने TRS हुकूमत को घेर रखा है। KTR की जानिब से इस मसले पर खूब तशहीरबाजी की जा रही है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए ज़बरदस्त तशहीरी मुहिम जारी है, जबकि हक़ाइक़ बताने से हुकूमत खासिर ही नज़र आती है। GHMC इंतखाबात से कबल डबल बेडरूम मकानात का मामला अब TRS के लिए टेढ़ी खीर बन रहा है, बल्कि इसको टेढ़ी खीर बनाने में खुद हुकूमत का ही किरदार ज़्यादा है। TRS क़यादत ने पहले फैसला किया कि डबल बेडरूम मकानात को GHMC इंतखाबात में कैश किया जाए। इसके लिए खूब तशरीह शुरू कर दी गई, लेकिन जब अपोजिशन कायदीन ने कुछ मुश्किल सवाल उठाने शुरू कर दिए तो TRS ने चैलेंज कबूल करने का दावा किया, लेकिन TRS अपने दावों को साबित करने में नाकाम हो गई। इस सूरत हाल ने TRS को एक मुश्किल पोजीशन में ला खड़ा किया है। TRS के वुज़रा ने अलग अलग बयान देकर इस पूरे मामले में अपनी कमज़ोरी वाज़े कर दी। KTR और वज़ीर आला का ऐलान है कि लाखों यूनिट्स तामीर किए गए, जबकि एक वज़ीर ने खुद कांग्रेस से ये पूछ लिया कि अगर कहीं ज़मीन और जगह हो तो बताएं, वो वहाँ डबल बेडरूम मकाना तामीर करेंगे। इस बयान के बाद से TRS को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इस तरह अब इलेक्शन के करीब कार के टायरों में हवा कम होती हुई नज़र आती है। बारिश की वजह से शहर की सड़कों का गायब हो जाना, सलम इलाकों में और नशीबी इलाकों में बारिश की वजह से मुश्किलात और दीगर बल्दी मसाइल ने वैसे भी TRS को जवाबदार बना दिया था। डबल बेडरूम एक ऐसा मसला था जिस पर TRS को पूरा यकीन था कि वो आवाम को खूबसूरत मुस्तकबिल और काम के तौर पर पेश करेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब हालिया शदीद बारिश के दौरान खुले नाले में बह जाने वाली लड़की का मामला भी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बास बना। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने इस पर माफ़ी भी मांगी, लेकिन बल्दी नज़्म नस्क के वज़ीर KTR इस पर खामोश रहे, जबकि इस वाक़े के बाद खुले नालों को बंद करने के लिए फ़ंड्स जारी किए गए। अब खुले नालों को किस हद तक बंद किया जाएगा और उसकी तामीर कहाँ तक मुकम्मिल होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हो सकता है TRS डबल बेडरूम और खुले नालों के अलावा दूसरे मौज़ूआत पर इंतखाबी मुहिम चलाए, क्योंकि इन मामलों में अपोजिशन ने सख्त सवालात करके मुश्किल पैदा कर दी है। मामूली वजूहात की बिना पर किसी की भी जान लेना इन दिनों आम बात हो गई है। पहले शहर में कत्ल की एक वारदात रौनुमा होती तो महीनों लोगों के दरमियान ये बात मौज़ूए बहस हुआ करती थी, लेकिन अब हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कत्ल कर दिया जा रहा है। साबिक़ में आपसी दुश्मनी, जायदाद के लिए या फिर कोई बड़ी वजह कत्ल के पसपर्दा हुआ करती थी, लेकिन अब मामूली बातों पर किसी की भी जान लेने का ट्रेंड चल पड़ा है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या लोगों के दिलों से कानून का खौफ ख़त्म हो गया, या फिर जानबूझकर अपनी अना की तस्कीन के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं? जारिया माह के दौरान ताहाल शहर और मज़ाफ़ात में कत्ल के करीब 19 वारदातें पेश आ चुकी हैं। अगर उन कत्ल की वजूहात का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि सिवाय चंद मामलात के
बेशतर वारदातों में सिर्फ मामूली बातों की बिना पर कत्ल कर दिया गया। जारिया माह के अवाइल में 4 सितंबर को अंदरून 3 घंटे मैलारदेव फल्ली और फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में जावेद नामी 2 अफराद के कत्ल की अलहदा वारदातें पेश आई। राउडी शीटर जावेद का कत्ल इंतकामी कार्रवाई के तौर पर किया गया था, जबकि मैलारदेव फली पुलिस स्टेशन के हुदूद में उसी रात जावेद नामी एक और शख्स का कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह यह थी कि उसने चबूतरे पर बैठे हुए नौजवान को सलाम नहीं किया था। इसी बात को बहाना बनाकर जावेद का कत्ल कर दिया गया। इसके दूसरे दिन राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रिटायर्ड फौजी कप्तान विशाल दीवान का उसकी बीवी ने घरेलू झगड़ों के चलते खंजर घोंपकर कत्ल कर दिया। इसके बाद 8 सितंबर को बहादुरपुरा के रहने वाले 35 साला जावेद का इरफान और उसके साथियों ने आरामगढ़ चौराहे के पास फिल्मी अंदाज में सरेआम मोहल्लिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह रकमी लेन देन बताई गई है। उसी रात मार्केट पुलिस स्टेशन के हुदूद में भूलक्ष्मी नामी खातून का उसके आशिक वेंकटा चिन्ना ने कत्ल करने के बाद नाश को बेडशीट में लपेटकर पब्लिक टॉयलेट के पास फेंक दिया था। उस कत्ल की वजह यह थी कि इन दोनों में ताल्लुकात कायम हो गए थे और कातिल ने खातून को लाकर अपने मकान में रख लिया था। वो अपने आशिक की इजाज़त के बगैर उसकी जेब से रकम उड़ाकर शराब नोशी कर रही थी, जिस पर उसे गुस्सा आ गया और उसने उसका कत्ल कर दिया। इस वारदात के बाद 10 सितंबर को टप्पा चबूतरा इलाके में शादी के 20 दिन बाद समरीन नामी दुल्हन ने अपने दूल्हे मोहम्मद असलम का उस वक्त मुसल से हमला करके कत्ल कर दिया जब वो सोया हुआ था। बताया गया है कि वो हालत नशा में अपनी दुल्हन को हरासा कर रहा था, जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। उसी दिन मियाँपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में अड़ोरिया नामी शख्स ने अपनी बीवी से झगड़े के बाद अपनी 3 साला बेटी सुनीता पर लाठी से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। इस मामले में मियाँ बीवी के झगड़ों में मासूम बच्ची की जान चली गई। 12 सितंबर को जुबली हिल्स इलाके में राजू नामी शख्स ने अपने दोस्त राकेश का खंजर से हमला करके कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसके कमरे से 900 रुपये नगद रकम और गैस सिलेंडर गायब हो गया था। दोस्ती का दावा करते हुए साथ मैनोशी करने वाले दोस्तों की दोस्ती मामूली रकम के लिए दुश्मनी में बदल गई और जान पर बनाई। 13 सितंबर को पुराने शहर के कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में सैयद मुनव्वर कादरी नामी शख्स का उसके ससुराली रिश्तेदारों ने बीवी की बहन से शादी के लिए इसरार पर गला काटकर कत्ल कर दिया था। मकतूल पर इल्ज़ाम था कि वह अपनी बीवी की बहन को लेकर फरार हो गया था। यह कत्ल ससुराली रिश्तेदारों ने मंसूबाबंद तरीके से अंजाम दिया। इसके बाद 14 और 15 सितंबर के दरमियान अंदरून 24 घंटे कत्ल की मजीद 3 वारदातें पेश आई। हयातनगर इलाके में पानी भरने के मामूली मसले पर हुए झगड़े के बाद 42 साला अंजैया साकिन मौजू रावी राला नारायण रेड्डी कॉलोनी पर उसके पड़ोसी ने झगड़े के बाद कुड़ाड़ी के दस्ते से हमला करके कत्ल कर दिया। बात पानी की थी, खून पर ख़त्म हुई। इसी दौरान काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मूसा नदी के किनारे 30 साला लिंगया नामी शख्स के सर पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल क्यों किया गया और किसने किया, ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सका। उसी रात बाचूपल्ली इलाके में एक शख्स के गलती से किसी और की झोंपड़ी में दाखिल होने पर शोहर बीवी ने मिलकर लाठियों से मारकर उसका कत्ल कर दिया। महलूक की शिनाख्त बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 45 साला लक्ष्मी माजी के तौर पर की गई, जो एक दिन कबल ही काम की तलाश में हैदराबाद आया हुआ था और वो गलती से अपनी झोपड़ी के बजाय किसी और की झोपड़ी में दाखिल हो गया था। इस मामले में चोरी के शुबे में कत्ल किया गया। इसी दौरान शालीबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में अस्मा नामी खातून का उसके शोहर ने घरेलू झगड़ों के बाद बरहमी के आलम में गला घोंटकर कत्ल कर दिया। घरेलू झगड़े कहाँ नहीं होते, लेकिन उसके लिए अपने शरीके सफ़र की जान ले ली जाए, ये बात समझ से बाहर है। 23 सितंबर की रात वादी मुस्तफ़ा इलाके में मोमिन नामी नौजवान का उस वक्त मोहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया जब वह आधी रात को अपने दोस्त खालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। इब्तदाई तहकीकात में पुलिस को इस बात का पता चला कि दरअसल हमलावर मोमिन का नहीं बल्कि वो दोस्त जिसके घर से वो वापस हो रहा था उसका कत्ल करना चाहते थे। मालूम हुआ कि मोमिन अपने दोस्त की गाड़ी लेकर जा रहा था और हमलावरों ने तारीकी में गाड़ी देखकर गलत शिनाख्त के नतीजे में उसका कत्ल कर दिया। वजह जो भी हो, लेकिन एक नौजवान की जान चली गई। उससे एक दिन कबल 22 सितंबर को बेगमपेट इलाके में बेटे ने अपने शराबी बाप रामुलू का इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो उसकी मां और भाई की शराब की बोतलें गुम हो जाने पर बुरी तरह से पिटाई कर रहा था। ताज़ा तौर पर कल रात शहर में लव मैरिज करने वाले नौजवान का उसके ससुराली रिश्तेदारों ने गिरत के नाम पर यानी ऑनर किलिंग के नाम पर कत्ल कर दिया। उनकी शादी सिर्फ 4 माह कबल ही हुई थी। बैन तबकाती शादी पर एतराज़ करते हुए लड़की के बाप ने अपनी बेटी का सुहाग छीन लिया।
दूसरी तरफ कल रात राजेंद्र नगर इलाके में किसी ने नामालूम शख्स का सर पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। कत्ल की इन वारदातों के बाज़ मामलात में जहां अपनों के खून से अपनों के हाथ रंगे नजर आते हैं तो कहीं दुश्मनी नजर आती है। लेकिन काबिले गौर बात यह है कि क्या दुश्मनी निकालने की खातिर किसी की जान लेना ज़रूरी है? कोई भी मजहब किसी भी हालत में किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। बावजूद इसके कि शहर में खून का बाजार गर्म है, सिटी पुलिस की जानिब से कत्ल की वारदातों में इजाफे के बाद राउडी शीटर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए उन्हें पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जा रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर जायज़ा लिया जाए तो समाज में क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी का फुक़दान नज़र आता है। ज़रूरत इस बात की है कि मामूली बात पर किसी की जान लेने की ठान लेने की नफ्सियात को परवान चढ़ने से रोकना होगा, तभी इस तरह की वारदातों पर काबू पाया जा सकता है। वरना मौजूदा हालात के तनाजुर में बस यही कहा जा सकता है कि खून पानी से भी सस्ता हो गया है। ఈరోజు రాజేంద్ర నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అత్తాపూర్ పిల్లర్ నెంబర్ 161 పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ వే దగ్గర రోడ్డు పక్కన ఒక మర్డర్ జరిగిందని పొద్దున్నే పోలీస్ స్టేషన్కి సమాచారం రాగా మేము ఇక్కడికి చేరుకోవడం జరిగింది। ఈ యొక్క సంఘటన పిల్లర్ నెంబర్ 161, 162 మధ్య అత్తాపూర్లో మెయిన్ రోడ్డుకి పక్కన ఉన్నటువంటి ఓపెన్ ప్రాంతంలో కన్స్ట్రక్షన్ పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ వే పక్కన ర్యాంపులు కడుతూ వాటి ఒక మట్టి డిగ్గింగ్ చేసిన మట్టి అంతా గుట్టగా పోయడం జరిగింది। ఆ గుట్ట పక్కన ఉన్నటువంటి ప్లేస్లో నిన్న రాత్రి లేట్ నైట్ ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఇతన్ని అందాదా 30 నుంచి 35 సంవత్సరాల వయసు ఉంది చనిపోయిన అతను బ్లాక్ కలర్ టీ షర్టు బ్లూ కలర్ జీన్స్ ధరించి ఉన్నాడు। ఇతన్ని ఈ ప్లేస్కు తీసుకొని వచ్చి తలపైన బండరాయితోటి కొట్టి చంపేసినట్లుగా తెలుస్తున్నది। ఇప్పుడు నేర స్థలంలో ఉన్నటువంటి క్లూస్ ఆధారంగా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి సీసీ కెమెరాలన్నీ పరిశీలించి మొదటగా ఈ యొక్క చనిపోయిన వ్యక్తి ఎవరు ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినాడు అనేటటువంటి విషయాలు మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఎవరు చంపారనేది తేలే అవకాశం ఉంది। మా యొక్క టీమ్స్ అన్నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కెమెరాలన్నీ వెరిఫై చేయడం కోసం ఆల్రెడీ జాబ్లో ఉన్నారు। ఈ క్లూస్ టీమ్ మరియు డాగ్ స్క్వాడ్ వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ సర్వీసెస్ని కూడా కోరడం జరిగింది। తొందరలోనే వాళ్ళు వస్తున్నారు। వాళ్ళు వచ్చి ఒకసారి నేర స్థలాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తే తద్వారా ఈ కేసు ఛేదించడానికి వీలయ్యే అవకాశం। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने आज एक अहम तरीन फैसले में सख्त लहजे में फैसला सुनाया कि तबलीगी जमात से वाबस्ता मुबल्लिगीन कोविड-19 फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। म्यांमार के शहरियों पर इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि बीमारी फैलाने के लिए किसी भी मजहब को मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। वाज़ेह रहे कि म्यांमार से ताल्लुक़ रखने वाले इन मुबल्लिगीन के एक ग्रुप ने गुज़िश्ता मार्च में दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज़ में मुनक़िद इज्तिमा में हिस्सा लिया था। जस्टिस VM देश पांडे और जस्टिस AB बोरकर पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने नागपुर पुलिस की फ़र्द जुर्म को खारिज कर दिया। कोरोना वायरस के सबब बिहार कानून साज असम्बली के लिए 3 मराहिल में इंतखाबात होने जा रहे हैं और 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात इंतहाई गैर मामूली हालात में कराए जा रहे हैं और इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी के साथ साथ सेहत से मुतालिक प्रोटोकॉल के सिलसिले में भी वसी तर इंतजामात किए गए हैं। इंतखाबात के ऐलान के साथ ही रियासत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज हो गया है। उन्होंने कहा कि असम्बली की 243 नशिस्तों के लिए इंतखाबात 3 मराहिल 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होंगे। तीनों मराहिल की वोटों की गिनती एक ही दिन यानी 10 नवंबर को होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से क्वारंटाइन में रहने वाले वोटर्स या तो पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दे सकते हैं या वो इंतखाबात के आखिरी दिन अपने पोलिंग बूथ पर सेहत के अहदेदारों की निगरानी में वोट करेंगे। As per reports received from CEO Bihar, incidentally, we all have had series of interactions with the CEO and other officials of Bihar on a virtual basis.
on which I'll come to in some more detail later. More than 7 lakh units of hand sanitizers, about 46 lakh masks, about 6 lakh PPE kits, 7.6 lakh units of face shields, and about 23 lakh hand gloves have been arranged. For the voters, that is 77.2 crore single-use hand gloves have been specifically arranged when they press the EVM, etc. The number of persons accompanying a candidate for submission of nomination has been restricted to 2. I repeat 2. And the number of vehicles shall be restricted to 2. I repeat 2. Door-to-door campaigning has been restricted to 5 persons, including the candidate. Road shows are allowed, subject to the convoy being broken after every 5 vehicles. All election meetings and gatherings will have to adhere strictly to the health and safety protocols and shall be monitored at all levels by the election and health machinery in the field in the various districts of Bihar. I want to dispel doubts, friends, that all physical contact has been prohibited in election meetings and campaigning. In fact, the very fact that instead of talking to each other virtually today, we may not be accommodated all of you, but we still have made an effort to at least talk in person. Is an indication from the side of Election Commission that all this propaganda going on in certain sections, that only virtual campaigning will happen, etc., has been quite widely off the mark. As per reports received. अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 3,25,01,410 हो गया। ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 2,39,92,488 हो गई है, जबकि अब तक 9,90,000 अफराद की मौत हो गई है। यह आंकड़े worldometers.info के मुताबिक हैं। इसी बीच अमेरिका और दीगर 13 मुल्कों के लोगों का मानना है कि कोरोना से निपटने के लिए ट्रंप हुकूमत ने बेहद लापरवाही दिखाई है। प्यू रिसर्च के सर्वे में यह बात सामने आई है। अमेरिका में अब तक 71 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और 2 लाख से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। इस सर्वे में 62% अमरीकियों का कहना है कि कोरोना की वबा से निपटने में अमेरिका का रद्द-ए-अमल दीगर अमीर मुल्कों के मुकाबले में कम असरदार था। वहीं 25% ने कहा कि लगभग मुतासिर कुन रहा, जबकि 13% ने उसे ज़्यादा असरदार बताया। हिंदुस्तान में लगातार 6 दिन तक कोरोना वबा को मात देने वालों की तादाद वायरस के नए केसेस से ज़्यादा रहने के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान उनमें कमी आई और इस दौरान जहां 81,177 अफराद शिफायाब हुए, वहीं तकरीबन 5,000 मजीद इजाफे से 86,052 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनके नतीजे में एक्टिव केसेस में 3,734 का इजाफा हुआ। जुमे को मरकज़ी वजारत सेहत के जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 86,052 नए केसेस सामने आए, जिससे मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 58,18,571 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 81,177 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इसके साथ ही अब कोरोना से शिफायाबी हासिल करने वालों की तादाद 47,56,165 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक्टिव केसेस की तादाद 3,734 के इजाफे से मजमूई तादाद 9,70,116 हो गई है। इससे कबल मुसलसिल 6 दिन तक कोरोना से सेहतमंद होने वालों की तादाद में इजाफे से एक्टिव केसेस में कमी वाक़ हुई थी। एक्टिव केसेस में हफ्ते को 3,790, इतवार को 3,140, पीर को 7,525, मंगल को 7,438, चारशुम्बे के रोज़ 7,484 और जुमेरात को 1,995 की कमी आई। इसी अरसे के दौरान मुल्क में कोरोना के 1,141 मरीज लुक़्मे अजल बन गए, जिससे जानलेवा वबा से हाथ धोने वालों की मजमूई तादाद 92,290 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह यानी एक्टिव केसेस का रेट 16.67% है। फैटेलिटी रेट यानी मरने वालों की अमवात की शरह 1.59%, जबकि कोरोना से शिफायाबी यानी रिकवरी रेट 81.74% है।
तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2381 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में बहैसियत मजमूई इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 1,81,627 हो गई है। इस वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 10 अमवात हुई, जिसके बाद इस मोजी मर्ज से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1080 हो गई। रियासत में मजीद 2021 मरीज रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद 1,81,627 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57,621 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 1659 की रिपोर्ट्स का इंतजार है। इस वबा के फूट पड़ने के बाद से अब तक रियासत में 27,41,836 मायने किए गए। रियासत में मौजूदा तौर पर 30,387 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में जीएचएमसी में 386 नए मामला दर्ज किए गए। खनकती वो सुरीली आवाज़ से गुलकारी की दुनिया में अलग पहचान बनाने वाले मकबूल प्लेबैक सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम का जुमे को कोरोना इन्फेक्शन के सबब इंतकाल हो गया। वो 74 बरस के थे। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद बाला सुब्रमण्यम को 5 अगस्त को एमजीएम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। अस्पताल ने आज दोपहर मीडिया को बताया कि बाला सुब्रमण्यम का इंतकाल हो गया। अस्पताल इंतजामिया ने कल शाम हेल्थ बुलेटिन जारी करके मशहूर गुलकार की हालत बताया था कि मशहूर गुलकार की हालत इंतहाई ख़राब है। बाला सुब्रमण्यम के बेटे एसपी बी चरण ने वालिद के इंतकाल की इत्तला देते हुए कहा कि उन्होंने दोपहर 1:04 पर आखिरी सांस ली। मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह के इंतकाल की खबर से मद्दाहों में गम की लहर दौड़ गई है। बाला सुब्रमण्यम की लाजवाब व सुरीली आवाज़ ने दुनिया भर के मौसीकी मद्दाहों को उनका दीवाना बना दिया था। 5 दहाइयों तक उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने बाला सुब्रमण्यम के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया। व्हाइट हाउस ने इस तवक्को का इजहार किया है कि कोविड-19 वैक्सीन साल के आखिर तक पहुंचेगी और अगर ऐसा होता है तो किसी भी वायरस की वैक्सीन तैयार करने में ये सबसे कम वक्त होगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैली मैककेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम तवक्को कर रहे हैं कि साल के आखिर तक ये वैक्सीन आ जाएगी। ये हमेशा हमारा मकसद रहा है और हम इस पर काम कर रहे हैं। मैककेन ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारती पैमाने पर तामीर के सिलसिले में जो किया वो इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप पहले ही वैक्सीन तैयार करने की गुंजाइश बढ़ाने के लिए तैयारियां कर चुके हैं। वो एक सनतकार है, लिहाजा वो रिकॉर्ड वक्त में वैक्सीन लाने और उसे तकसीम करने के बारे में सोचता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ऐसा करने के लिए तिजारती सतह पर पैदावार में आमतौर पर किए कई साल लगते हैं, लेकिन सदर ने चंद महीनों में ये काम कर लिया। अगर ये वैक्सीन साल के आखिर तक आ जाती है तो फिर यह वायरस की वैक्सीन को बनाने में सबसे कम वक्त होगा। कोविड-19 की चीन में तैयार वैक्सीन को पहले हासिल करने वाले ममालिक में ब्राज़ील, इंडोनेशिया और तुर्की शामिल हैं, जहां इस वैक्सीन के तीसरे मरहले के क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं। सिनोवैक डेवलपर के सीईओ बेन वेइडविंग ने सहाफ़ियों को इत्तला दी। वेइडविंग ने कहा कि हमने ब्राज़ील में 21 जुलाई, इंडोनेशिया में 1 अगस्त और तुर्की में 16 सितंबर को क्लिनिकल ट्रायल्स का तीसरा मरहला शुरू किया है। हमें बांग्लादेश में भी इसकी मंजूरी हासिल हो गई है। तरजीह बुनियाद पर वैक्सीन का पहला लॉट चीन के साथ ही ब्राज़ील, इंडोनेशिया और तुर्की में तकसीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनी पहले से ही वैक्सीन की तैयारी की सलाहियत में इजाफा करने के लिए एक प्रोडक्शन प्लांट तैयार कर रही है। उन्होंने वैक्सीन के तखमीना लागत की इत्तला पर देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इसकी कीमत बहुत से अवामिल पर मुनहसर होगी। उन्होंने सिनोवैक वैक्सीन के साल के आखिर तक बाजार में आने की उम्मीद जाहिर की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज़ कहा कि आज़ादी के बाद दहाइयों तक किसानों और मजदूरों की तरक्की के नाम पर मुल्क और रियासतों में कई हुकूमतें बनी, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं किए गए। मोदी ने जनसंघ के बानियों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि किसानों, मजदूरों और ख़वातीन की फलाह व बहबूद के नाम पर खोखले नारे दिए गए। उन्हें महज वादों और क़वानीन में उलझा कर रखा गया, एक ऐसा जाल जिसे ना तो किसान समझ पाता था और ना ही मजदूर। उन्होंने कहा कि आज़ादी की कई दहाइयों तक किसानों और मजदूरों के नाम पर बहुत से नारे लगाए गए, बहुत बड़े मंशूर लिखे गए, लेकिन वक्त की कसौटी ने यह साबित कर दिया कि ये सारी चीज़ें कितनी खोखली थी। मुल्क इन चीज़ों को बखूबी जानता है। साथियों, किसानों की तरह ही
हमारे यहां दशकों तक देश के श्रमिकों को भी कानून के जाल में उलझा कर रखा गया है। जब जब श्रमिकों ने आवाज उठाई तब तब उनको कागज पर एक कानून दे दिया गया। स्थिति ये थी कि निर्माण से जुड़े श्रमिकों के लिए एक कानून, खेत से जुड़े श्रमिकों के लिए दूसरा कानून, पत्रकारिता से जुड़े कामगारों के लिए एक कानून, फिल्म उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक साथियों के लिए अलग कानून, ऐसे अनेक कानून थे। जरूरत श्रमिकों का जीवन आसान बनाने की थी, लेकिन उनके जीवन को कानूनी दांव पेचों में उलझा कर रख दिया गया। इस वजह से वो कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में मंजूर किए गए ज़राई बिल के सिलसिले में जुमे के रोज मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस कानून के जरिए किसानों को सरमायाकारों का गुलाम बनाने के इंतजाम किए गए हैं। राहुल गांधी ने इस कानून के खिलाफ भारत बंद को कामयाब बनाने की लोगों से अपील की और हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बर्बाद कर दिया है। नया ज़राई कानून किसानों को गुलाम बना देगा। उसके साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भारत बंद की हिमायत करने के लिए भी लोगों से अपील की। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा। न कीमत मिलेगी न इज्जत, किसान अपने ही खेत में मजबूर बन जाएंगे। बीजेपी का ज़राई बिल ईस्ट इंडिया कंपनी के राज की याद दिलाता है। हम ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला और छत्तीसगढ़ के वजीर टीएस सिंहदेव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि पार्लियामेंट में काश्तकारों का गला दबाया गया और किसानों और मजबूर कारकुनों को सड़कों पर बेदर्दी से मारा पीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना, सरहद पर चाइना और खेतों में मोदी जी ने हमला बोल दिया है। ये किसान मुखालिफ एजेंडा मोदी सरकार ने 2006 में बिहार से शुरू किया था, जहां का किसान तबाह हो गया। अब ये तीनों काले कानून के जरिए यहां लाए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि आज की सूरत हाल एनडीए हुकूमत ने बनाई है, जिसकी वजह से आज पूरा मुल्क सड़कों पर उतर आया है। आप जानते हैं कि किस तरह से मुल्क में फैसले किए जा रहे हैं। जब से एनडीए हुकूमत आई है, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या ज़राई बिल, सारा काम किसी से बात किए बगैर किया जा रहा है। गिरवी रखने का षड्यंत्र किया है। मोदी जी कसम तो किसानों की खाते हैं और मुनाफा चंद पूंजीपति मित्रों को दिलवाते हैं। मोदी सरकार ने 3 काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर, मंडी के ट्रांसपोर्टर, मुनीम और छोटे छोटे कर्मचारी की आजीविका पर एक क्रूर और कुत्सित हमला बोला। किसान और खेत मजदूर के भविष्य को लिखकर, को रौंदकर मोदी जी ने उनके भाग्य में बर्बादी और बदहाली की गाथा। मरकजी हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट में मंजूरशुदा 3 ज़राई बिलों के खिलाफ किसान तंजीमों की भारत बंद की कॉल पर पंजाब, हरियाणा रियासतों में आज बड़ी तादाद में किसान और आड़ती सड़कों पर उतर आए। उन्होंने मुतअद्दिद कौमी शाहराहों और रेल रूटों को जाम कर दिया। किसानों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करके पार्लियामेंट में मंजूरशुदा ज़राई बिल को वापस लेने का मुतालबा किया। वहीं किसानों के एहतजाज के पेश नज़र कई यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के उन रियासतों में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। किसानों की इस तहरीक को दोनों रियासतों में कांग्रेस समेत कई अपोजिशन जमातों की हिमायत हासिल है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।